और देखिए कर्नाटक से आंकड़ा आया है, बीजेपी को 25 सीटों पर अपने पक्ष में ओपिनियन मिलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटों पर अपने पक्ष में ओपिनियन मिल रहा है। और साथ ही कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और ये सर्वे आपको बता दें जो हमारी टीम ने कंडक्ट किया है, ये सर्वे 12 फरवरी से 1 मार्च 2024 के बीच में कंडक्ट किया गया है। पूरी तरीके से साइंटिफिक सर्वे है और उसी से जुड़ा हुआ डेटा है। साइंटिफिक हम क्यों कह रहे हैं, मैं इनका एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि बाकायदा जियो टैगिंग की गई है, जिन से बात की है, कॉल बैक करके फॉलो अप लिया गया है और उनके इंटरव्यूज 1-to-1 किए गए हैं। और साथ ही साथ एक परिवार से एक सदस्य का ही ओपिनियन लिया गया है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा हमने लोगों से बात की। तो समझिए ये 1 लाख से ज्यादा परिवारों से बात की, क्योंकि एक परिवार से एक ही शख्स। और जब ये सर्वे हो रहा था उस वक्त हमारी जो टीम के लोग थे वो मौके पर मौजूद थे या नहीं थे, ये भी वेरीफाई किया गया जियो टैगिंग के जरिए और साथ ही फीडबैक लेकर। नंबर्स की बात कर लेते हैं। असम 14 लोकसभा सीट असम में, और इन 14 लोकसभा सीटों में ओपिनियन पोल के मुताबिक देखिए क्या स्थिति, क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। असम की ये खूबसूरत वादियां आप इस वक्त देख रहे हैं और साथ ही बलून के जरिए, एयर बलून के जरिए वो फिगर्स, वो नंबर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के तरफ आए हैं। असम में 14 हैं और बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त मिलती हुई यहां नजर आ रही है। तो लगातार डेटा आपके सामने आ रहा है, 12 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, यानी आप देख लीजिए 14 में से 12 बीजेपी। और INDIA गठबंधन, यहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो मैदान में है एनडीए के अगेंस्ट, उनका खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए अदर्स का असर 2 सीटों पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, CAA का मुद्दा आया। कहा जा रहा है कि CAA से असम में बहुत नाराजगी है, नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि CAA से पहले का ये सर्वे है, 14 में से ज्यादातर सीटें बीजेपी को जाती दिख रही है। 2019 की बात करें तो 14 में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यानी कि 2019 के मुकाबले भी 2024 में बीजेपी को असम में फायदा दिख रहा है। वहीं नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान की बात की जाए तो यहां पर असम में यूपीए को नुकसान होता दिख रहा है। 2019-2014 असम में 3 सीट यूपीए के खाते में थी, लेकिन वो सीटें भी अब एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं। 9 पिछली बार और इस बार 12 सीटों पर लोगों का ओपिनियन जो आया है वो एनडीए के साथ आया। बिल्कुल। और हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, निरंजन पोद्दार जी का मैं रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। निरंजन पोद्दार जी, कर्नाटक की बात करें, असम की बात करें, असम बहुत अहम है, 7 सिस्टर्स में से एक है, नॉर्थ ईस्ट, जिस पर खास तौर पर बीजेपी का फोकस रहा है आप बीते 8 से 10 सालों को अगर उठा करके देखें। और दूसरी तरफ कर्नाटक है, कभी बीजेपी के साउथ मिशन की शुरुआत यहां से हुई थी, कमल यहां पर खिला था, लेकिन बाद में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन इस बार भी जो ओपिनियन पोल में डेटा मिल रहा है, कर्नाटक और असम दोनों ही जगह पर बीजेपी फायदे में दिख रही है। निश्चित रूप से आस्था जी, आपने एक चीज और देखी होगी, कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर भी एक चीज और आप यहां पे गौर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पिछली बार के बराबर इंटैक्ट रहा था, यानी कि वोट प्रतिशत गिरा नहीं था। यानी कि कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट था। और रही बात कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में जीती थी, मैं ये बात इसलिए प्रमाणित कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जेडीएस का 16% वोट था वो कहीं ना कहीं टूट करके कांग्रेस की तरफ चला गया। और अब जो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक के अंदर एक समझ लीजिए गठबंधन भी वहां पे हो गया, तो इसका भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से कर्नाटक दक्षिण का भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश द्वार है और पहला गढ़ दक्षिण के अंदर कर्नाटक रहा है। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी अपना विस्तार कर रही है, अब आंध्रा के अंदर टीडीपी के साथ गठबंधन करके टीडीपी के साथ भी विस्तार कर रही है। तो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि एक समय जो भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदी पट्टी की राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी, जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में अगर पिछली बार के मुकाबले देखें तो 1 सीट कम मिलती हुई दिख रही है। अगर इसी ओपिनियन पोल के आधार पर हम आगे देखें, पिछली बार तो 26, इस बार 25। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। गणेश गोदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश गोदयाल जी जो कि खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गणेश जी, जो पूरे देश का मूड इस वक्त दिख रहा है, 14-19 के बाद 24 में भी कहानी दोहराई जा रही है ऐसा लग रहा है, आपका इस ओपिनियन पोल पर रिएक्शन? जी, मैं आपके इस ओपिनियन पोल का सम्मान करता हूं और इस हद तक, इस लिमिट तक सम्मान करता हूं कि ओपिनियन पोल कोई अंतिम रिजल्ट नहीं है, ये एक अवधारणा है।
जहां तक ओपिनियन पोलों की बात है, आपने अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल भी देखे होंगे, लेकिन रिजल्ट उसके ठीक विपरीत था। आपने उत्तराखंड जब 2022 में इलेक्शन हुए तब भी तमाम ओपिनियन पोल देखे होंगे और उसके बाद रिजल्ट कुछ इसके विपरीत था। देखिए, ओपिनियन पोल आपने जैसे खुद कहा कि 1 मार्च के पहले का, ये जब आपने सर्वे किया वो 1 मार्च के पहले का समय था, लेकिन उसके बाद तमाम चीजें बदलती हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम तय होते हैं, कौन सा कैंडिडेट के सामने दूसरी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है जी। तो मेरा ये कहना है कि आपके सर्वे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सर्वे में कुछ जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं, चुनाव नजदीक आता है, लोगों को इस बारे में, हमारा काम है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के मुद्दे हैं उन मुद्दों के बीच और लोगों की नजरों के बीच, ताकि वो मुद्दे लोगों को न दिखें, वो समस्याएं लोगों को न दिखे, वो एक कुहासा पैदा करते हैं। आज वो कुहासा है, इसलिए आपके सर्वे में ये बात आ रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो जो कुहासा लोगों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैदा कर दिया लोगों की नजरों के और मुद्दों के बीच, उस कुहासे को हम छांटेंगे और ये तो आपको उम्मीद है कि अब भी जो वक्त चुनाव में रह गया है उस वक्त के अंदर आप बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा कर पाएंगे। हमारे साथ मनमोहन भट्ट जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनको चर्चा में लाना चाहूंगी। जी जी, मैं लौटूंगी गणेश जी आपके पास। एक बार और भी पैनलिस्ट हैं, एक एक करके अपनी बात रख ले। मनमोहन भट्ट जी, INDIA गठबंधन या राहुल गांधी या कांग्रेस ने जिस के साथ जिस स्टेट में एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग उसका कोई फायदा कांग्रेस या INDIA गठबंधन को होता नहीं दिखाई दे रहा है कोई। और आप हिंदी पट्टी की बात करें, आप नॉर्थ की बात करें, तो यहां तो सीधे तौर पर NDA की लहर है। क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे दल एक मंच पर आ गए समान विचारधारा में, मोदी विरोध में, सरकार को हटाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के जहन पर छाप नहीं छोड़ पाए? देखिए, बहुत सारी बातें जो है ना बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। जब राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ने के लिए गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हालांकि ये पहले से ही तय था कि वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप देखिए जिसका गठबंधन आपस में हो रखा है और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। हालांकि वहां पर उनके खिलाफ प्रचार हो सकता है कि वाम दल ना करे, लेकिन फिर भी ये थोड़ी अजीब स्थिति है। उनको ऐसी जगह से जाना चाहिए था जहां पर कुछ और गुंजाइश होती। ये एक मेरा परसेप्शन है सोचने का। जो इंडिया गठबंधन है वो तो धराशायी हो चुका है, उसका तो कोई अस्तित्व बचा नहीं है। कुछ एक जगह पर जरूर वो मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पे इंडिया गठबंधन की हालत कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट है नहीं। और उत्तर भारत में खासतौर पर, पश्चिम भारत में खासतौर पर, पूर्वी भारत में भी इंडिया गठबंधन का कोई असर मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर क्या कर लेंगे और वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर लेंगे, ये बात कुछ अजीब सी है जो समझ में आती नहीं है। जी, तो क्या आप भी वही मान रहे हैं, आप भी शायद वही कह रहे हैं कि इस गठबंधन में लोग अपना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये गठबंधन लोगों का भरोसा जीत नहीं पा रहा है? गणेश गोदयाल जी के पास ही मैं इस सवाल को लेकर भी चलूंगी। गणेश गोदयाल जी, जब INDIA गठबंधन अनाउंस हुआ था तब कहा गया था कि एक ऐसा गठबंधन है जो बीजेपी के जीत के रथ को रोक देगा, लेकिन देखिए खंड खंड खुद ही हो गया, खुद ही अपनी मौत मरता दिख रहा है ये गठबंधन। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप नीचे केरल चले जाइए, हर तरफ गठबंधन छिटका छिटका सा नजर आ रहा है। तो भरोसा तो वहीं खो दिया गठबंधन ने। बिहार में नीतीश जी ही अलग हो गए जो सबको एकजुट कर रहे थे। हाँ, तो ठीक है, ये तो वहां बिहार की जनता देख रही होगी ना कि नीतीश जी ने क्या किया। आखिर वोट तो आपको और मुझे, गणेश गोदयाल जी माफी के साथ रोक रही हूं, बिहार की जनता नीतीश जी को देख रही है, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता राहुल गांधी को भी तो देख रहे हैं। जिस वक्त राहुल गांधी को गठबंधन का झंडा बुलंद करना चाहिए था, वो अकेले न्याय यात्रा पर निकल गए। उनके पास तो इतना वक्त नहीं कि गठबंधन के सहयोगी से बात करें। ये मीडिया तय, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये मीडिया तय थोड़ी करेगा कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था। ये राहुल गांधी तय करेंगे कि उन्हें क्या बेहतर लगता है। और अब तो आप तो ऐसे कमेंट्री कर रही हैं जैसे कि रिजल्ट आ गया हो और रिजल्ट के बाद हम यहां बैठे हुए हों कि भाई मोदी जी 500 सीटों में से 400 सीट जीत गए। आप तो ऐसी कमेंट्री कर रही हैं। गणेश गोदयाल जी, सवाल आप यथार्थ पे आइए, आप जो कमेंट्री कर रही हैं, मेरी बात सुनिए, आप जो कमेंट्री कर रही हैं जो कमेंट्री आप कर रही हैं, ये कमेंट्री संभावित है।
एक संभावना पे आप कमेंट्री कर रही हैं। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि हो गया, फाइनल हो गया, राहुल गांधी जी यात्रा में जाने की जरूरत क्या थी। ये तब बोला जा सकता है जब रिजल्ट आ जाए। हो सकता है राहुल गांधी जी की यात्रा के रिजल्ट आपको चुनाव के बाद पता चले कि उसके रिजल्ट क्या थे, तब क्या कहेंगे आप? तो क्या बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है, कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा? अच्छा गणेश जी, एक मेरा सवाल है, ये बदलने वाला है। INDIA मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तरफ बिहार की गणेश आप जी बात कर रहे हैं, उस बिहार की जनता। ठीक है गणेश जी, एक सवाल है मेरा। INDIA गठबंधन को लेकर बात करते हैं। एक तरफ NDA है और उसका चेहरा स्पष्ट है, जो खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, और दूसरी तरफ INDIA, कोई चेहरा तय नहीं हो पाया। जब हम बोल रहे हैं सीट शेयरिंग पर सहमति में इतना वक्त लगा, आपको लगता है कि जनता इतना कंफ्यूजन पसंद करती है? क्या आप मोदी के चेहरे के सामने कोई मजबूत चेहरा या एक मजबूत विकल्प खड़ा करने में नाकामयाब रहे? मेरी बात सुनिए, आपने मुझे यहां पर बाकायदा पैनलिस्ट बुलाया है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया मुझे इंटरप्ट मत करिए। और आपकी मंशा अगर ऐसी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के व्यक्ति को बोलने नहीं देना है, तो मेरी शायद आवाज आप तक नहीं गई। मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल मेरा है इस बीच, मेरी शायद आवाज आप तक नहीं गई, पता नहीं अभी अगर समय से पहुंच रही हो तो। INDIA गठबंधन को लेकर मेरा सवाल था। आप हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। अब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गणेश जी और विस्तार से चर्चा करेंगे आप क्या कहना चाह रहे थे और मेरा क्या सवाल था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।